हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, सोनिया गांधी आज कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं। इस बैठक में कोरोना संकट को लेकर सोनिया गांधी चर्चा करेंगी। आपको याद दिला दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी मोदी सरकार को घेर रही है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई के मामले में, और ऐसे में अहम हो जाती है आज कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ये बैठक में राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आज किस तरीके की रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई जाती है इस बैठक में। तो सोनिया गांधी आज कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं। बैठक में कोरोना संकट को लेकर सोनिया गांधी चर्चा करेंगी। लगातार कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी मोदी सरकार पर हमले कर रही है। हाल ही में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके वापस अपने राज्यों में जाने के मामले को भी सियासी तौर पर गरमाया गया। मजदूरों के टिकट के मामले को लेकर काफी राजनीति हुई, और ऐसे में देखिए खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हनान मुल्ला लेफ्ट पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है आलोक शर्मा जी के पास पहले चलते हैं और जानते हैं आलोक शर्मा जी से कि आज किस तरीके का मंथन होने वाला है कांग्रेस पार्टी के भीतर। आलोक जी। देखिए रोमाना जी, देश और पूरा विश्व जिस महामारी से गुजर रहा है, स्वाभाविक है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, उसी की क्या होगी। उसके दो ही पहलू मुख्य तौर पर रहेंगे कि मेडिकल क्षेत्र में किस तरह से इस बीमारी को रोका जाए और इलाज किया जाए, और दूसरा जो इस बीमारी की वजह से अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालात होते हुए नजर आ रहे हैं उसको कैसे उससे निपटा जाएगा। स्वाभाविक है, मेरा अंदाजा है क्या चर्चा होगी वो तो मीडिया के साथियों को पता ही चल जाएगी, लेकिन स्वाभाविक है कि इस महामारी के समय में इन्हीं दो मुद्दों पर मुख्य चर्चा केंद्रित रहेगी। तो अभी तक जो मोदी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग, जो अपनी अलग लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ हैं, लेकिन हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, रुपये की कीमत लगातार गिर रही है। जो मोदी सरकार 6 साल से कहती थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बना के खड़ा कर देंगे, उसने 1 महीने में अपने घुटने टेक दिए। आज हालत यह है कि 13 रुपए और 10 रुपए आपको एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से देश की जनता की जेब पर डाका डालना पड़ रहा है। आपकी ये अर्थव्यवस्था थी, वो कहाँ गए सब? मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, इकोनॉमी आपकी आज रिंग अप इंडिया हो रही है, और उसके बावजूद आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। 24 मार्च को मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, 24 मार्च को जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर टीवी पर अवतरित हुई थी, वो पैकेज पहले वाला अभी तक जहां जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया है, और उसके बाद से फाइनेंस मिनिस्टर गायब है। लॉकडाउन 3 होता है, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना होम मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, कोई सामने नहीं आता है। एक गृह मंत्रालय का अधिकारी एक चिट्ठी निकालकर लॉकडाउन कर देता है 137 करोड़ लोगों के देश में, जिसमें 15 से 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। हालत इतनी खराब है, हमने पहले भी चेताया था कि इकोनॉमिक सुनामी वाला है। सर मैं जवाब दे लेती हूँ नरेंद्र तनेजा जी। अर्थव्यवस्था के सिरे क्या इतने उलझ गए हैं इस कोरोना संकट की वजह से कि अब मोदी सरकार उसको सुलझा नहीं पा रही है क्या? ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को सुना, वो कह रहे थे कि एक जॉइंट सेक्रेटरी आके अनाउंस करता है कि देश में लॉकडाउन है। पूरे देश ने देखा, प्रधानमंत्री खुद टेलीविजन पे आए और एक दफा नहीं कई दफा, और उन्होंने लोगों से कहा कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान ने साथ दिया। पूरा हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने साथ दिया। अब इनको पता ही नहीं है। तो जब ये इतनी बड़ी बात पे इनको नहीं पता, तो बाकी जो इन्होंने अर्थव्यवस्था की बातें करी वगैरह, आप सोच सकते हैं उस पर मुझे कितना तवज्जो देना चाहिए। लिहाजा मैं उस पर तवज्जो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं। लेकिन सर आप बिल्कुल तवज्जो ना दें विपक्ष के सवालों पर, वो आपकी इच्छा है सर, लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं उसका सुध आपको लेनी होगी, और ऐसे में जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है उस पर आपको जवाब देना चाहिए सर। नहीं, देखिए मैं विपक्ष की बात पर तवज्जो दूंगा। ये लोकतंत्र है, हम नहीं देंगे तो हम अपना काम पूरा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इन प्रवक्ता महोदय की बात कर रहा था जिन्होंने कहा ज्वाइंट सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि देश में लॉकडाउन होगा। तो मैं बता रहा हूं ये फैक्चुअल एरर इतनी बड़ी। सर एक्साइज ड्यूटी पर जवाब देंगे? एक्साइज ड्यूटी पर जवाब देंगे सर? मैं नहीं एसआईटी में सब पे जवाब दूंगा। देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जो लॉकडाउन का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप ठप हो गई, नहीं, क्योंकि एक महामारी से पूरा देश जो है वो लड़ रहा है।
देश पे एक हमला हुआ है जिसमें तमाम लोगों की जान जा चुकी है और जान बचाना ये हमारी प्राथमिकता है। लिहाजा हमने जो है कई चीजों को बंद करना पड़ गया मजबूरी के अंदर। उसमें ये नहीं कि अर्थव्यवस्था की नीति में कोई खराबी थी या एग्जीक्यूशन में खराबी थी या $5 ट्रिलियन का जो उसमें, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जो ऐसी बात करे उसको अर्थशास्त्र का आ नहीं आता। दूसरी बात, अब आप देखिए धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोला जा रहा है जिससे उस रणनीति के तहत की जो बीमारी है उससे भी जूझा जाए और अर्थव्यवस्था को भी खोला जाए। तो धीरे धीरे आपने कल परसों दिल्ली की सड़कों में देखा, बंबई की सड़कों में देखा, कलकत्ता, तमाम वाहन आ गए, ट्रैफिक जाम तक होने लगे, आपने देखा ही। और साथ में आपने देखा कि यही पेट्रोल डीजल जिसकी आप बात कर रही है एक्साइज की, उसकी आपने देखा है कि जो उसकी जो मांग ही नहीं थी, उसकी मांग जो है 50% से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। उसका नतीजा क्या था? उसका नतीजा ये था कि तमाम सारी जो अर्थव्यवस्था है, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह, उसके अंदर भी उसी हिसाब से अनुपात में कमी आई। जो उपभोक्ता पेट्रोल और डीजल जो लेने जा रहा है, हमने उसके लिए कीमत कतई नहीं बढ़ाई है। जो ये सोच रहा है, जो कह रहा है, वो गलत कह रहा है। वही कीमत है, हमने उसकी कीमत नहीं बढ़ाई है। हमने सिर्फ ये एडजस्टमेंट किया है, कि कल जब कीमतें बढ़ेंगी और सरकार उसका जिम्मा अपने ऊपर लेगी, जब $770-80 पर बैरल हो जाता है, तो हमने उसके तहत ये एक एडजस्टमेंट है। लेकिन उपभोक्ता के ऊपर आप एडजस्ट करते रहिए सर, आप एडजस्ट करते रहिए, आप उपभोक्ता पर ये ढोल पीटते रहिए कि आप कोई भार नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि उपभोक्ता को आप कोई राहत भी नहीं दे रहे सर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कहां हैं और यहां आप लोगों ने टैक्स बढ़ाकर तेल की कीमतों को कहां पहुंचा दिया है? ये सच आप जनता से नहीं छुपा सकते। मैं आपके पास आऊंगी सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मुझे जरा सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कोरोना महामारी के बाद देश की जो आर्थिक हालात है उसको सुधारने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को एक रोड मैप भेजा है, एक चिट्ठी लिखी है। सीताराम येचुरी ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील की है। सीताराम येचुरी ने यह चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा समेत कई लोगों को भेजी है, अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भेजी है। सीताराम येचुरी ने चिट्ठी में लिखा है, मैं इस रोड मैप को फॉरवर्ड कर रहा हूं, जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेजा गया है। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी इस संदर्भ में कोई विचार है तो उसे साझा करें। अगर आप लोगों की सहमति है तो सीपीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुद्दे पर बात कर सकती है। समय और तारीख के अनुसार जानकारी को अपडेट कर दिया जाएगा। मुझे लगता है हन्नान मुल्ला सर के पास चलना चाहिए हमें और उनसे जानना चाहिए, सर क्या है रोड मैप इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने का आपके पास? सुनिए, हमारा जो देख रहा है, हम जितना प्रधानमंत्री का भाषण सुनता है, एक्शन नहीं सुनता है। वो सिर्फ सबको एडवाइस करते हैं क्या करना है, उसको क्या करना है ये आज तक देश के वासी के साफ नहीं है। उसको हिम्मत नहीं है सीधा मीडिया के सामने बैठ के सवाल जवाब करे और अपना रोड मैप क्लियर करे। कोई किसी का मालूम नहीं है। 6 अप्रैल सीताराम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा था, उसको कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 15 अप्रैल उसी लेटर को एडवांस करके एक्सप्लेन करके नरेंद्र मोदी को लिखा था ये रोड मैप क्या होना चाहिए, कोई जवाब नहीं है। फिर 25 अप्रैल दोबारा उस लेटर को और एडवांस करके अप टू डेट करके फिर प्रधानमंत्री को दिया गया है, उसको कोई जवाब नहीं आया। तो आज जो हम बोल रहे हैं, आज कोई योजना क्या है, ये पीसमील है, कोई सामग्रिक नहीं है। आज जो ख्याल आएगा आज करेंगे, कल जो ख्याल आएगा कल करेंगे। ना देशवासी का जानकारी है, ना कोई आम जनता का जानकारी है। आज क्या होगा, आज को हमारा इमीडिएट क्या एक्शन है, मिड टर्म क्या प्लानिंग है। आप जो सवाल उठा रहे हैं वैसे ही सवाल इस समय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उठाए। सोनिया गांधी जो बैठक कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह भी मौजूद हैं, उसमें वो कह रही हैं कि सरकार बताए भाई 17 मई के बाद क्या होगा, कैसे होगा। लॉकडाउन का आधार सरकार को बताना चाहिए, ये कह रही है सोनिया गांधी। लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा इस बारे में सरकार को आकर जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार बताए लॉकडाउन का आधार क्या है, सरकार बताए 17 मई के बाद आगे क्या होगा, कैसे होगा। ये वो सवाल हैं जो सोनिया गांधी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसका कोई जवाब है नरेंद्र तनीजा जी, या इन सवालों को भी आप खारिज करेंगे? सर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। देखिए सुनिए, किसी भी सवाल आप प्रश्न मेरे से जरा कहिए, मैं जवाब दे दूं। जी जी कहिए। प्रश्न मेरे से किया गया। हाँ देखिए क्या है कि ये हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को पूरा अधिकार है अपने सवाल का। सीताराम येचुरी जी अपने सुझाव देते हैं, पत्र लिखते हैं, लोगों के साथ जो है वो स्काइप पे कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, होना ही यही चाहिए लोकतंत्र के अंदर।
कोई बुराई ये उसके अंदर नहीं है। नहीं सर, और आपने आप हन्नान अगर बोला ये साहब कहना की बात चाहते हैं, सुनी नहीं। वो कह रहे हैं कि चिट्ठियां नहीं, लिखते रहे लेकिन जवाब तो कहीं से आया नहीं ना। उन्होंने कहा पहली चिट्ठी लिख दी नहीं, राष्ट्रपति को, फिर प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि बस हर कोई अपने ही अपने मन की बात करे, संवाद कहां होगा? अभी आप खुद ही बैठकर कह रहे थे कि लोकतंत्र में अच्छा है, संवाद होना चाहिए। यहाँ तो संवाद ही नहीं हो रहा है ना। और जो सोनिया गांधी सवाल पूछ रही है कि 17 मई के बाद आगे क्या होगा, उसका कोई प्लान है तो बताइए। नहीं, अगर आपका जो है आप सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि आपने राजनीति खेलनी है, तो फिर उसमें वो बात अलग हो जाए। ये सब कुछ जो हो रहा है, सीताराम जी जो कर रहे हैं, अब मुझे बताइए, हम तो सोचते थे कि विपक्ष के सबके नेता सोनिया गांधी है या राहुल गांधी है। अब तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट सीताराम येचुरी हो गए, क्योंकि वो इकट्ठा कर रहे हैं सबको, शैडो प्राइम मिनिस्टर हो गए वो। तो लड़े ना आपस में, हमें कोई परेशानी प्रधानमंत्री बनाने का है क्या सर? देखिए सुनिए, ये समय कोरोना काल, संकट काल, यहाँ पर बैठकर ये तय किया जाएगा क्या कि कौन प्रधानमंत्री बनना है कौन नहीं? यहाँ पर मैं जनता की समस्याओं को लेकर आपसे बात करना चाह रही हूँ। आप विपक्षी पार्टियों में ये तय करने बैठ गए यहाँ पर कि किसको प्रधानमंत्री बनने की ललक हो रही है। अरे आप सुनिए, अगर ये प्रश्न आप उनसे नहीं पूछेंगी, आप मुझे बताइए, ये काम के सबको इकट्ठा करने का काम अभी तक तो सोनिया जी कर रही थी या नहीं कर रही थी? सर आप पहले मुद्दे की बात करो ना, आप मुद्दे पर आओ। जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब तो दो ना सर। 17 मई के बाद जो सवाल उठाया जा रहा है कि साहब क्या होगा, क्या प्लान है इकोनॉमी को रिवाइव करने का, आप इसको जवाब तो दीजिए ना सर। रोमाना जी सुनिए, देखिए हम डिबेट में हैं, हम सवाल जवाब नहीं खेल रहे हैं। ये डिबेट है, आपने मुझे डिबेट क्या के बुलाया, तो डिबेट में सवाल जवाब नहीं खेला जाता। मैं आपको बता रहा हूं, ये सवाल आपको करना चाहिए था, मैंने कर लिया। ये सवाल के अभी तक तो विपक्ष के जो नेता थे, काम करने दीजिए सर। और मुझे आप ये मत बताइए कि डिबेट में सवाल जवाब नहीं खेला जाता है। तो डिबेट काहे के लिए होती है सर? डिबेट यहाँ पर आकर बेबुनियाद बातें करने के लिए होती है सर। डिबेट यहाँ पर जनता का वक्त बर्बाद करने के लिए होती है सर। यहाँ सवाल जवाब करने के लिए बुलाया जाता है सर, और अलग अलग सवालों के अलग अलग विचारधाराओं की तरफ से जवाब मिले, इसीलिए डिबेट होती है सर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं सवाल करूं आपसे और जवाब ना दें आप, या आप मुझे पाठ पढ़ाएं कि किस तरीके से मैं डिबेट कंडक्ट करूं। आप प्लीज सीधा सवाल का जवाब दीजिए सर। 17 मई के बाद क्या होगा, कोई प्लान है तो बता दीजिए। सुन लीजिए, ये आपके अपने तेवर दर्शकों को दिखाइए, मेरे को मत दिखाइए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बहस कर रहा हूं। देखिए, जहां तक ये वाली बात आती है कि हमने अब तक क्या किया, जितने भी फैसले लिए गए रोमाना जी, सारे फैसले मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के लिए गए। एक फैसला ऐसा ले लिया गया जिसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे, चाहे वो केरल के हो, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो दिल्ली के हो, या कल हुआ या हाँ या ना, जवाब दीजिए इसका। सब मिलकर चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं मिलकर लिए जा रहे हैं। आज देश जो भी फैसले था, कब खुलेगा कब बंद होगा, 2 हफ्ते बढ़ेगा, ये मिलके फैसले ले जा रहे हैं। अगर आपको वो नहीं दिखता, आपको वो नहीं दिखता, संघीय ढांचे का पूरा सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को साथ लेकर, प्रधानमंत्रियों को कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये चिट्ठी पत्री का खेल राजनीति करने के लिए खेल रहे हैं क्या आप? पहले आप आइए आलोक जी, उसके बाद हन्नान मोला जी से जवाब दूंगी। रोमाना जी है कि बीजेपी का भी आपने रवैया देखा, ऐसा ही रवैया मोदी साहब की सरकार का भी। जिस तरह से रेल मंत्री 5-5 दिन तक लीडर ऑफ अपोजिशन के फोन कॉल पे नहीं आते हैं, कौन सी लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं हमें नहीं पता। हमारा सीधा कहना है कि व्हाइट पेपर लेके आइए आप इकोनॉमी से, एमएसएमई के लिए आपका क्या प्लान है वो बताइए, आप किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करेंगे वो बताइए, बेरोजगारी जो 20 करोड़ के करीब बेरोजगार लोग हो जाएंगे उनको किस तरह से राज्यों के साथ आप मिलकर काम करेंगे आप बताइए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होते ही सबसे पहला एक बयान दिया, मैक्सिमम मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी के पत्रकारों ने नहीं दिया होगा, कि हमसे इकोनॉमी के ऊपर प्रधानमंत्री महोदय ने कोई बात नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं कि जीएसटी का कितना पैसा रिफंड हुआ है पिछले 6 महीने का, उसके ऊपर व्हाइट पेपर क्यों नहीं लाते आप? कोविड-19 का जो पैसा स्टेट्स का है उसके ऊपर व्हाइट पेपर लेकर आइए ना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और तेवर मत दिखाइए और उसका जवाब नहीं देंगे, इसका जवाब नहीं देंगे, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। 1 महीने में 12% रुपए की वैल्यू गिर गई है डॉलर की तुलना में, उसका जवाब क्या स्टेट देंगे? क्या मोदी जी नहीं देंगे? मोदी जी अपना वो भाषण भूल गए कि भाइयों बहनों मित्रों रुपया आईसीयू में चला गया है। समय मेरे पास आज इतना ही है इस चर्चा के लिए। मुझे लगता है कि फिलहाल सबको जनता की सुध लेनी चाहिए और इस तरीके का अहंकार नहीं दिखाना चाहिए कि सवाल का जवाब हम क्यों दें या फिर सवाल का जवाब हम दे चुके हैं। ये जो सवाल है ना, वो भले ही पूछ कोई भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता से जुड़े हुए सवाल हैं और इन सवालों का जवाब दीजिए। आप आकर बताइए आपकी आखिरकार आगे की प्लानिंग है क्या आपकी, क्योंकि यहां पर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के भविष्य का सवाल है साहब।